नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी हाल ही में जो फरवरी के पेपर हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 25 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और आई थिंक 2 मार्च का हमारा फर्स्ट शिफ्ट। ये 2 पेपर जितना हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखेंगे जो कि आपके मार्च वाले एग्जाम में आपको बेहतर तरीके से काम आने वाली हैं। तो आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे मेरे दोस्तों। और वॉइस का एक बार कंफर्म बता दीजिएगा कि वॉइस क्लियर है क्या, और बच्चों थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बच्चे इतने कम कैसे रह गए मेरे बच्चों। तो यहाँ 8 बजे से हमने सेशन को स्टार्ट करने का आपको बोला था, तो 8 बजे से हम पर डे सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, और आई थिंक आज 8:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया है और आई थिंक कल से जो होगा हम 8 से 10 क्लासेस को लेंगे। आज ये क्लास हमारी 8:30 से स्टार्ट होगी। तो बच्चों थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा और जहाँ जहाँ भेज सकते हैं वहाँ वहाँ भेज दीजिएगा। यस, देखिएगा जी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है कि हम बच्चों मार्च के FLT हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं। मार्च FLT जो कि आपको पता है 90% क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं आपके मेन एग्जाम के अंदर। तो जल्दी से उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, उन FLTs को जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे बच्चों, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यस सर। तो चलिएगा जी, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जवाब दीजिएगा बच्चों। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यस यस, बहुत सुंदर बात है, अति सुंदर बोल रहे हो मेरे बच्चों, बहुत ही सुंदर। देखो जी, कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट कर रहे हैं वो जल्दी से जवाब दीजिएगा हमारे इस प्रश्न का। आ जाओ। The display a list of command that can be used to gain access to information, change hardware setting, find, store information and shut down the computer। मतलब कि बच्चों सिंपल सा लिखा हुआ है कि उस आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग सूचना तक पहुंचने हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहित जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। बताओ तो हमारा ऐसी कौन सी सेक्शन होती है, क्या वो GUI, डेस्कटॉप, आइकॉन या स्टार्ट बटन? बताइएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात। तो सुनो जी, यहाँ पर जो आंसर है मेरे बच्चों वो है स्टार्ट बटन। देखो जी, अगर आप अपने कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार का कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, आप अपनी सारी कमांड की लिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, या हार्डवेयर में कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, हार्डवेयर में कोई चेंजेस लेना चाहते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहते हैं, इवन आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं, जैसे को पावर बटन हम कहते हैं। पावर बटन के पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बात करें शट डाउन हुआ, रीस्टार्ट हुआ, स्लीप हुआ, है ना जी, ये ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। इसकी की बात करें तो विन की, है ना, विन की का फुल फॉर्म होता है विंडो की प्लस विंडो की को हम प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्ट बटन जो होते हैं, या फिर स्टार्ट बटन के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो ब्रिंग अप हो जाते हैं। कई बार तो ब्रिंग अप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है ना। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस ओपन होके आते हैं, उन्हें ब्रिंग अप बोलते हैं। ब्रिंग मतलब ओपन होना, अप मतलब ऊपर की ओर होता है बच्चों। तो ये स्टार्ट बटन रहा। यहाँ चाहो तो आप विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में जा सकते हो, ऐप्स को प्राप्त कर सकते हो यदि विंडो 11 या विंडो 10 से रिलेटेड बातें हैं। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस जो कि हमारा कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों, एक विंडो वाला सेक्शन होता है। डेस्कटॉप का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर बूट करके स्टार्ट होता है तो पहली वाली स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप पर जो आपकी फाइल होती हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर होता है, इसे रिप्रेजेंट करने वाले जो पिक्चर होती है बच्चों से आइकन के नाम से जानते हैं। अति सुंदर बात है। नेक्स्ट प्रश्न पर मूव करते हैं और जवाब दीजिएगा। चलो जी, दीजिएगा। हिंदी में भी प्रश्न दिखाई दे रहा है और इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर मेरे बच्चों, जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या बात है, देखो जी, लिखा मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट द आर नॉट। देखो जी, हमारे जो मॉडर्न आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे नहीं हैं। तो मतलब जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर होते हैं उन पर आप विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन उन पर क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो जी, जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर होते हैं उनमें सटीकता होती है, मतलब कि उनका जो रिजल्ट होता है वो बेहतर तरीके से निकलता है क्योंकि वो रिलायबल होते हैं, है ना जी। चलेगा।
यहाँ सस्ता भी आधुनिक, जैसे कि आपको पता है आजकल के कंप्यूटर बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, कम प्रदन पुनारे, और शुद्धता भी है मेरे बच्चों। जो भी रिजल्ट मिलता है वो रिलायबल रिजल्ट मिलता है, नहीं विश्वसनीय रिजल्ट मिलता है, बट वो अचूक नहीं है, ऐसा नहीं है ना, इनफेलिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चूक नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिनमें वो ऐसे बहुत से एक्सपेक्शन होते हैं जो आधुनिक कंप्यूटर के द्वारा वो काम नहीं कर सकते हैं, है ना जी। एक्चुअली कंप्यूटर के द्वारा तो काम जो कर सकते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, शायद ऐसे इस प्रकार का कोई काम है जो हमें करना है और वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। किसी काम को करने के लिए बच्चों सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है जिससे हम वो काम कर सकते हैं, तो वहाँ आपका कंप्यूटर चूक सकता है। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट प्रश्न पर मूव करते हैं बच्चों। क्या कहता है सुनो जी, लिखा है क्वेश्चन, किस भाषा को, देखो जी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा आप प्रश्न को, सुनो जी। तो देखो लिखा हुआ है किस भाषा को मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, मतलब कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मशीन के लिए यूज की जाती है ना, मशीन से स्वतंत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, मतलब मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब मशीन डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट अगर होता तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज आ जाती है, ये इंडिपेंडेंट है, मशीन पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो दोस्तों हमारी हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन यहाँ बात करें असेंबली और हमारी मशीन, ये सारी डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं, ये मशीन पर डिपेंडेंट होती है। अगर मशीन इन्हें नहीं पढ़ेगा तब तक इन्हें पढ़ा ही नहीं जा सकता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी होती है जो यूज़र के द्वारा भी पढ़ी जा सकती है, यानी यूज़र के द्वारा भी रीड यानी समझी जा सकती है, जैसे कि है ना। और मशीन लेवल लैंग्वेज इसे कहते हैं, और इसे लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत भी रख दिया जाता है। मेरे बच्चों लो लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार की लैंग्वेज आती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक बाइनरी लैंग्वेज आती है इसके अंतर्गत, और यहाँ पर एक हमें असेंबली लैंग्वेज भी देखने को। लेकिन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मशीन पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये लैंग्वेज जो है वो हमारे यूज़र पर डिपेंडेंट होती है। चलेगा, बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग। अरे मेरे शेर और शेरनियां हो, पहले जरा क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन को भी प्रेस कर दो यार। क्या कर रहे हो यार, अभी तक तुमने लाइक नहीं किया सेशन को, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा मेरे बच्चों। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला इज अ स्प्रेडशीट इज स्टार्ट विद, मतलब जब आप अपने स्प्रेडशीट के अंदर फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं तो किस अप्लाई करते हैं तो ऐसा कौन सा सिंबल्स होता है जिनके माध्यम से स्टार्ट किया जाता है। बहुत सुंदर, सुंदर जवाब, अति सुंदर, अति सुंदर। सेकंड सेकंड सेकंड, बहुत किट्टू बघेल, मीनू, कन्नन कन्नन कान्हा, बहुत सुंदर जी, आ जाएगा। क्या बात लिखा हुआ है, एन इक्वल टू सिंबल्स, है ना, इक्वल्स यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ इक्वल होता है। आप किसी भी कोई भी फॉर्मूला हुआ है ना जी, फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन हुआ, चाहे फॉर्मूला हो मेरे बच्चों और चाहे फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का शिक्षण हो, आपका इक्वल से ही स्टार्ट होता है। विदाउट इक्वल का आप एक्सेल की सीट के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इक्वल साइन हमारा ऐसा होता है। ऐसे ही बच्चों हमारा एक @ होता है जो ईमेल के अंदर यूज़ होता है। जब तक आप ईमेल के अंदर, ईमेल आईडी के अंदर @ यूज़ नहीं करेंगे तब तक ईमेल आईडी बन ही नहीं सकता है, एक मैंडेटरी होता है। वैसे ही यहाँ पर इक्वल भी एक मैंडेटरी होता है, इसके बिना आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। चलिएगा, बहुत ही सुंदर जवाब है बच्चों आप लोगों का, क्या बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द आर्क टेंजेंट ऑफ नंबर, बताओ जी, किसी नंबर का आर्क टेंजेंट रिटर्न करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। क्या सुंदर बात है यार, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो सुनो जी, यहाँ आप लोग जवाब तो दे रहे हैं। देखिएगा, जब मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया था और इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी अवेलेबल करा दूंगा कि यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। देखो जी, ये जो फंक्शन होते हैं ये हमारे मैथ एंड टिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, मैथ एंड टिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। एक जो हमारा फॉर्मूला टैब होता है उसके अंदर एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर मैथ एंड टिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, जैसे ABS फंक्शन, जैसे A tan cot, ये फंक्शन होता है। जिसमें से टिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते हैं कि टिग्नोमेट्री हमारी 6 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि साइन हुआ, है ना, कॉस, टेन, है ना बच्चों, कॉट, सेक और कॉसेक, ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं हमारे 6 ऐसी चीज़ें हैं, 6 ऐसे नाम या हमारे वेरिएबल हैं जिन पर पूरा का पूरा टिग्नोमेट्री अटेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। तो हमारे एक्सेल के अंदर टिग्नोमेट्री वाले 12 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है A sin, A cos, A tan, A cot, A sec और एक A cosec।
एक तो ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे किसके अंतर्गत मेरे बच्चों, आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाले वेरिएशन के अंतर्गत चलेगा। यहाँ एक बार और मैं लिखता हूँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक होता है हमारा कोसेक चलेगा। तो बच्चों यहाँ बात करते हैं तो एक आता है ए साइन एच, ए कॉस एच, ए टैन एच, ए कॉट एच, ए सेक एच और ए कोसेक एच। इस प्रकार से हमारे 12 फंक्शन होते हैं हम एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, है ना, कौन से, ट्रिग्नोमेट्री वाले। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है और आपके सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे। बस एक ट्रिक बताने वाला आपका भाई, देखिएगा वो ट्रिक ये रहा कि अगर आपको इसमें से कोई सा भी फंक्शन आ जाए, मतलब आगे ए अगर आपको दिखे, तो आपको ना आर्क वर्ड याद रखना है। जैसे कि देखो जी यहाँ आर्क लिखा हुआ और टेंजेंट, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, ए का मतलब होगा आर्क और टेन का मतलब होगा टेंजेंट। देखो जी यहाँ ए का मीनिंग क्या है, आर्क, और यहाँ टेन का मतलब क्या है मेरे बच्चा, टेंजेंट, इसलिए आंसर हमारा ए बन जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा होता आर्क कोजेंट, है ना, तो यहाँ पर ए कॉस हो जाता, आर्क कोटेंट होता तो यहाँ ए कॉट हो जाता। ठीक है जी, तो ये आर्क, जहाँ पर भी आपको आर्क दिखे तो समझ जाना कि इसमें से कोई एक आंसर होगा, और इधर टेन लिखा हुआ है तो टेन होगा, यहाँ कॉस लिखा हुआ तो कॉस, साइन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी है तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर आर्क नहीं लिखा हुआ, ये आर्क नहीं लिखा हुआ, यहाँ हाइपरबोलिक लिखा हुआ है, हाइपरबोलिक, समझना मेरे बच्चा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ, हाइपरबोलिक, तो समझ जाना कि इनमें से कोई एक आंसर होगा। जैसे कि देखो जी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ऐसे लिखा होता है यहाँ पर हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक टेंजेंट, टेंजेंट वैल्यू किसके द्वारा होती है, तो यहाँ आंसर हमारा बन जाता है ए टेन एच। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ए टेन एच कब आंसर होगा और ए टेन कब आंसर होगा, और इसी प्रकार से आप इन 12 के 12 फंक्शंस के आंसर बता सकते हैं। और यहाँ आंसर रहा हमारा ए टेन। क्या बात है मेरे बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो थंब इंप्रेशन जरूर भेजिएगा। चलो जी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, आई का मीनिंग आप जानते हैं मेरे बच्चा, लिखा एमएस वर्ड में, और ये हमें ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करनी होती है आई पर। आई का मीनिंग आपको पता है, इटैलिक होता है ना, इटैलिक। और इटैलिक है क्या बच्चों, ये हमारी फॉन्ट की स्टाइल होती है, फॉन्ट स्टाइल होती है। और फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है बच्चों, 4 होती हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, और एक होता है बोल्ड इटैलिक, इटैलिक, ठीक है जी। और एक होता है मेरे बच्चों रेगुलर, मतलब कि अगर इनमें से कोई सा भी आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो उसे रेगुलर कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी फॉन्ट स्टाइल 4 देखने को हमें मिल जाती है ना। तो इटैलिक का मतलब क्या है, देखो सेव द डॉक्यूमेंट जी बिल्कुल नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है ना। क्लोज द डॉक्यूमेंट जी बिल्कुल नहीं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, क्या बात है, सुंदर बात है। यहाँ कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक ही होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है ना। और यहाँ आपका रेगुलर जो है इसकी कोई नॉर्मल शॉर्टकट की नहीं होती है, चलेगा जी। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्मेटिंग होती हैं। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं, ये बात, यदि आप एमएस वर्ड के अंदर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। और आई थिंक एक प्रश्न आया था अभी हाल ही के पेपर के अंदर कि अगर एमएस वर्ड के अंदर आपका जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है वहाँ अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, और 4 टाइम अगर आप जल्दी जल्दी क्लिक कर देंगे तो आपका होल डॉक्यूमेंट यानी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है दोस्तों वो सिलेक्ट हो जाता है। यस सर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, चलो एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई का उपयोग ये हमारा हो गया है, चलेगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कहता है तो सुनिएगा जी, आ जाएगा। देखो जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है कैमरा, तो सुनो जी, लिखा है कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज इन अ डिजिटल फॉर्मेट। देखो जी, आज ही मैंने ऑफलाइन वाले बैच के अंदर बात करी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मतलब एक ऐसा कैमरा होता है जो एक पेरिफेरल डिवाइसेस होता है जो डिजिटल प्रारूप में क्या करता है, स्टिल छवियों को कैप्चर करता है। मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में डिजिटल जो हमारा डिजिटल फॉर्मेट होता है उसमें पिक्चर को कैप्चर करता है, मतलब फोटो को लेता है। एक्चुअली अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा पहले ज़माने के जो कैमरा हुआ करते थे हमारे, है ना,
तो उस उधर क्या होता था, हमारे वो कैमरा होते थे पहले, उन कैमरे के अंदर रील लगा होता था। रील जब हम फोटो खींचते थे तो जैसे ही फोटो खींचते थे ना, तो वो रील्स के अंदर आपके फोटो निगेटिव टाइप के दिखाई देते थे। फिर उसको धुलते थे विभिन्न प्रकार के केमिकल के माध्यम से, तब जाके आपका फोटो बन के रेडी होता था। यही वाली बात होती थी ना। लेकिन आजकल के कैमरे में क्या है कि आपने जैसे कैप्चर करा आप वहाँ फोटो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इस प्रकार के कैमरे को मेरे बच्चा हम डिजिटल कैमरे के नाम से जानते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं डिजिटल कैमरा कहते हैं, जिनके अंदर खुद की एक स्टोरेज होती है। अब इन डिजिटल कैमरे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है ना, डिजिटल कैमरा होता है। अब जो हमारा डिजिटल कैमरा है मेरे बच्चा, इस डिजिटल कैमरे के माध्यम से हम डिजिटल फोटो लेते हैं ना जी, डिजिटल फोटो को लेते हैं। और आप चाहें तो उस डिजिटल फोटो को वहाँ पर एडिटिंग भी किया जा सकता है, कोई फिल्टर भी अप्लाई किया जा सकता है ना, फिल्टर। और आप जानते हैं फिल्टर बहुत सारी हमारी प्यारी सी बहनें अप्लाई करती हैं स्नैपचैट पर, है ना जी, चलेगा। तो फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस डिजिटल कैमरे के अंदर खासियत क्या होती है, एक फोकस लाइट होता है। फोकस लाइट, कई बार प्रश्न आया हुआ है मेरे बच्चों। एक शटर लाइट होता है, शटर स्पीड होती है दोस्तों, है ना जी। फोकस लाइट हुआ, शटर स्पीड हुई, और एक लेंस भी होता है। ठीक है जी, सुनो जी। तो यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो इन तीनों पर डिपेंडेंट करती है। आपकी फोटो की जो क्वालिटी होती है वो तीनों पर डिपेंडेंट करती है। और हमारे डिजिटल कैमरे के भी दो प्रकार हैं। डिजिटल जो कैमरा है मेरे बच्चा, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है DSLR प्रकार के कैमरे होते हैं, और एक हमें देखने को मिलता है कैम रिकॉर्डर। कैम रिकॉर्डर का काम क्या होता है दोस्त, रिकॉर्डर। देखो जी, कैम रिकॉर्डर का काम होता है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना, और हमारा DSLR का काम क्या होता है, फोटो को कैप्चर करना। चाहे आपका कैमरे DSLR कैमरा हो, चाहे आपका वीडियो वाला कैमरा हो, ये दोनों डिजिटल कैमरे होते हैं। इन दोनों के अंदर तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक फोकस लाइट, शटर स्पीड, और दूसरा होता है लेंस। फोकस लाइट मतलब कि जब आप फोटो को कैप्चर करते हैं तो वहाँ एक लाइट आती है, जब अंधेरे में आप फोटो ले रहे हैं तब भी आपका फोटो क्लियरली विजिबल होता है। शटर स्पीड का मतलब क्या होता है, आपकी पिक्चर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, वो फिल्टर वगैरह को बेहतर तरीके से सेट करके रखना। और यहाँ एक होता है लेंस। लेंस से आपका जिस चीज़ से फोटो कैप्चर होता है उसे लेंस कहते हैं। जितना बेहतर क्वालिटी का आपका लेंस होगा उतना ही बेहतर क्वालिटी की पिक्चर आएगी। और एक यहाँ FPS भी होता है। FPS का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है, फ्रेम पर सेकेंड, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम रेट भी कहा जाता है इसको। फ्रेम पर सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड के अंदर आपका कैमरा फ्रेम को कैप्चर कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब क्वेश्चन पर आते हैं तो आंसर इसका डिजिटल है, क्योंकि भैया एक डिजिटल कैमरे का ही एक पेरिफेरल डिवाइस होता है जो डिजिटल फॉर्मेट में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, है ना, मैनिपुलेट किया जा सकता है। डेफिनेटली बात है, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आसानी से आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप उसको कंप्यूटर के अंदर यूज़ करना बड़ा आसान होता है। जैसे कि जिस कैमरे से राइट नाउ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी मेरा एक डिजिटल कैमरा है जो कैम रिकॉर्डर के अंतर्गत आता है। हाँ जी, चल जाए आगे, चलेगा। बहुत ही सुंदर बात है, देखिएगा। CPU बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। बताओ जी, CPU जो होता है किस माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है, आपको बताना है। चलेगा, बताइएगा जी बच्चों। इंग्लिश में देख लीजिएगा, लिखा है इन अ कंप्यूटिंग इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट अलाउस यू कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन लाइक अनदर कंप्यूटर सिस्टम। नहीं जी भैया, ये गलत बात है, ये क्वेश्चन अलग है और ये प्रश्न हमारा अलग है। चलो, इसका इंग्लिश वेरिएशन नहीं दिया हुआ है। द CPU इज कनेक्टेड टू द वीडियो बोर्ड थ्रू द बस। ऐसी कौन सी बस होती है जिसके माध्यम से आपका CPU डिजिटल बोर्ड से यानी आपका वीडियो बोर्ड से कनेक्टेड होता है, बताओ जी। बहुत ही सुंदर जवाब, अति सुंदर सर। देखिएगा जी, तो यहाँ बात करते हैं तो दोस्तों वो हमारा होता है सिस्टम बस। देखो, बस तीन प्रकार की होती है, तो बस है ना, और बस का काम क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन। ऐसी वायर होती हैं ये, या फिर ऐसे सर्किट होते हैं जिनके माध्यम से आप डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, उन्हें बस कहा जाता है। ठीक है जी, बस यहाँ तीन प्रकार की देखने को मिलती हैं दोस्तों। एक यहाँ होती है डेटा बस, सिस्टम बस और एड्रेस बस। ठीक है जी, ये तीनों बस होती हैं, जिसमें से सिस्टम बस जो होती है वो वीडियो बोर्ड से CPU को कनेक्ट करती है ना। और आपके वीडियो बोर्ड से ALU को कनेक्ट करने का काम डेटा बस का होता है, और रजिस्टर को कनेक्ट करने का काम जो होता है वो एड्रेस बस का होता है। ठीक है जी, चलेगा। यहाँ पर एनालॉग तो आपको पता है सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, हाइब्रिड सिग्नल होते हैं।
या फिर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग सिग्नल काम करते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जिनमें डिजिटल सिग्नल कार्य करते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर कहते हैं, जिनमें दोनों कार्य करते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंप्यूटिंग इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट अलाउ यू वन सिस्टम टू फंक्शन लाइक अनदर कंप्यूटर सिस्टम। बताइएगा, मतलब कंप्यूटर में डैश सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। बताओ जी, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है जो वही कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देता है? इंटरप्रेटर, सिम्युलेटर, कंपाइलर या एम्यूलेटर होता है। बताओ जी, है ना। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं मेरे हिसाब से। देखो जी, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे देखो जी, इंटरप्रेटर तो एक ट्रांसलेटर होता है, और ट्रांसलेटर का ये काम बिल्कुल भी नहीं होता है। चलेगा, सिम्युलेटर यहाँ पर कोई डिवाइसेस होता नहीं है। कंपाइलर भी बच्चों एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर। बच्चा यहाँ पर एम्यूलेटर, और एम्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। देखो जी, एम्यूलेटर एक डिवाइस की तरह भी, हार्डवेयर की तरह भी बनाया जा सकता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह भी काम कर पाता है। और ये किसी कंप्यूटर पर अगर आपने लगा दिया तो ये कंप्यूटर एज आ होस्ट की तरह काम करता है, नहीं किसी दूसरे कंप्यूटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है ना। चलेगा बच्चों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में देख लो जी, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बाइस्टेबल चैलेंज का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर मेमोरी कंटेंट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। मतलब ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा कुछ ये क्वेश्चन बोल रहा है, बताइएगा जी। तो सुनो जी, यहाँ अगर हम बात करें जो हमारी डायनेमिक रैम है इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये आंसर गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक मेमोरी बच्चों ये रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसे भी होती है, और ऑप्टिकल मेमोरी को भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी जो एस रैम है इसे हम क्या बोलते हैं? एस रैम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता जी बिल्कुल भी नहीं होती है ना। और एस रैम को बच्चों एज अ कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर कभी आपसे बोल दिया जाए कि एस रैम किस तरीके से यूज़ होता है तो इसे कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ करते हैं। चलेगा, द फर्स्ट 6 डिजिटल इन अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, मतलब जो हमारा बारकोड होता है ना सर, बारकोड के अंदर जो हमारे पहले, जैसे बारकोड में 12 डिजिट होते हैं पूरे, ठीक है जी, डिजिट होते हैं, तो उसमें से जो पहले 6 डिजिट होते हैं वो क्या दिखाते हैं? बताइएगा जल्दी। बताइएगा जी जल्दी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं मेरे दो बच्चों, आप बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। चलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ द फर्स्ट 6 डिजिट इन द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, लिखा आपका रिप्रेजेंटेट्स। बताओ जी, तो देखिएगा जो हमारा बारकोड होता है, आपने बारकोड की पहचान आपको पता होगा, इस प्रकार से होता है बारकोड, ऐसे है ना, और यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ऐसे, इस प्रकार से बारकोड होता है। तो यहाँ टोटल 12 डिजिट होते हैं, जिसमें से पहला डिजिट होता है वो क्या होता है? मैन्युफैक्चर बताता है ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहाँ से बना है। द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, है ना, और ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स को बताता है कि कहाँ कहाँ से ये प्रोडक्ट को लाया गया है और कहाँ कहाँ यहाँ पर। देखो जी, अगर वो बार कोड आपके ट्रांजेक्शन का है तो वो ट्रांजेक्शन के बारे में बताएगा, और अगर वो बार कोड आपकी किसी प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के बारे में बताएगा कि कहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। और बच्चों और इसका फुल शॉर्ट फॉर्म भी आ जाए यूपीसी कभी कभार, तो बता देना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं और इसे बार कोड के नाम से भी जाना जाता है, और जिसके माध्यम से इसे स्कैन किया जाता है उसे हम बार कोड रीडर कहते हैं, है ना, बार कोड रीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो सुनिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, चाहिए है ना। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखो, इन अ मैथड वेयर लिखा आपका काउंटरफीट लिखा आपका मोड एमुलेट द यूनिक बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इंडिविजुअल सो एज द कंफ्यूज द बायोमेट्रिक स्कैनर। बताओ जी, हिंदी में देख लीजिएगा, लिखा एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला एक नकली मॉडल तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके, मतलब
बेवकूफ़ बनाने का काम होता है ना। तो मतलब कि ऐसा मतलब कि जैसे जिस प्रकार से आपके बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट समझ लो, जिस प्रकार के आपके फिंगरप्रिंट है वैसे ही फिंगरप्रिंट बनाने के बाद में फिंगरप्रिंट स्कैनर के द्वारा स्कैन कर दिया जाए और स्कैनर को बेवकूफ़ बना दिया जाए कि भैया ये उसी बंदे के फिंगरप्रिंट है जिस बंदे के जो आपके पास स्टोर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक स्पूफिंग कहते हैं। देखो जी सुनो, स्पूफिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको तुम याद रखिएगा। स्पूफिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाना, है ना। और स्पूफिंग और एक होता है फिशिंग। जो हमारा फिशिंग भी अगर तुमने कभी सुना हो, फिशिंग, फिशिंग भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग भी बेवकूफ़ बनाना होता है। तो अगर आप बायोमेट्रिक से रिलेटेड बेवकूफ़ बना रहे हैं तो उसे बायोमेट्रिक बेवकूफ़ बनाना स्पूफिंग कहेंगे। और आप आईपी एड्रेस से रिलेटेड बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वहाँ आईपी स्पूफिंग कहेंगे। यदि वेब पेजेस से रिलेटेड बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वहाँ वेब पेज स्पूफिंग के नाम से कहेंगे। ठीक है जी। तो अगर इसके अलावा भी कोई और प्रश्न आ जाएगा तो आई थिंक आप मैनेज कर लेंगे, आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय द यूएसबी आर्किटेक्चर। बताओ जी, हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, जो आर्किटेक्चर होता है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ना। तो सुनो जी, यूएसबी का मीनिंग आपको पता होता है। यूएसबी जैसे कि कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे कि पेन ड्राइव, है ना। देखो जी, पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव बच्चों एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आपने नोटिस करा होगा कि कोई एक फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंतर्गत एक से अधिक फोल्डर्स को बनाया जा सकता है ना। ऐसा हो सकता है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी बताइएगा मेरे बच्चों, चलेगा। तो डेफिनेटली हो सकता है, इस फोल्डर के अंदर भी एक से अधिक फोल्डर हो सकते हैं, यहाँ भी एक से अधिक हो सकते हैं, यहाँ भी एक से अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार से मेरे बच्चा क्या कहलाती है, इस स्ट्रक्चर को ट्री स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो यूएसबी ही नहीं, कितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, चाहे हाई डिस्क बोलते हैं, ये भी यूएसबी से कनेक्टेड होता है। तो जितना भी हमारा यूएसबी प्रकार का सेक्शन होता है, इसके अंदर मेरे बच्चों क्या रहता है, आपका ट्री स्ट्रक्चर काम करता है। और इसी को हायरार्किकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और इसी को एज अ ट्री स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। आ जाइएगा जी, बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 KB इक्वल टू बाइट। बताओ जी, 1 KB कितने बाइट के इक्वल होगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। ये तो 16 कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और आप आसानी से बता देंगे मेरे हिसाब से। बहुत सुंदर जी, अति सुंदर मेरे बच्चों, बहुत ही सुंदर, चलेगा। तो आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ मूव करते हैं। लिखा हुआ है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू बाइट्स। तो सुनो जी, आपको पता है कि यहाँ पर बाइट्स पूछ रहा है, तो 1 KB के अंदर आपको पता है मेरे बच्चों 1024 बाइट होते हैं, बाइट होते हैं, है ना। तो यहाँ 1024 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगर यहाँ पर बिट पूछा जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, 1024 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, 8 बिट देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये मीनिंग होता है। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकलता उतने बिट्स यहाँ पर आपके प्राप्त हो जाते। आप निकाल लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से कैलकुलेशन करके इसका जवाब दीजिएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्त सुनो, ये मेमोरी यूनिट वाला टॉपिक है दोस्तों, मेमोरी यूनिट वाला, और यहाँ से प्रश्न आता ही है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्त। चलो हुआ, लिखा विथ रेफरेंस टू साउंड वेव व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAW। देखो जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं उनके अंदर SAW का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइएगा। और क्या बात है आयुष्मान मेरे भाई, बहुत सुंदर आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। चलेगा, आइएगा, जो बिट्स था वो करेक्ट आंसर है आपका 24 इंटू, है ना, 1024 इंटू 8 का जो आंसर है। चलेगा, विथ रेफरेंस टू साउंड वेव्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAW। SAW का फुल फॉर्म होता है सरफेस अकॉस्टिक वेव कहते हैं, इसे कहा जाता है। SAW का फुल फॉर्म होता है सरफेस अकॉस्टिक वेव होती हैं, और एक ऐसी वेव होती हैं जिन्हें साउंड वेव के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त, साउंड वेव के नाम से भी बोलते हैं। और एक्चुअली SAW ये जो है टच स्क्रीन के अंदर भी यूज़ होता है। टच स्क्रीन जो है ना, एक अकॉस्टिक नाम की टच स्क्रीन होती है हमारी, सरफेस अकॉस्टिक वेव नाम की, सरफेस अकॉस्टिक वेव तो नहीं होता है वो, उसे अकॉस्टिक वेव के नाम से जाना जाता है। देखो जी, टच स्क्रीन से भी कई बार प्रश्न आते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड टच स्क्रीन, है ना, कंजर्वेटिव टच स्क्रीन, है ना, कंजर्वेटिव हुआ, कैपेसिटर हुआ, कंजर्वेटिव कैपेसिटर, है ना, और एक है ये अकॉस्टिक वेव। ये हमारी टच स्क्रीन के कुछ प्रकार होते हैं। कई बार प्रश्न आया है मेरा बच्चा, कई बार। इसको थोड़ा याद रख लेना, पेन पेपर लेकर बैठे हो तो लिख के रख लेना, क्योंकि कभी आवश्यकता पड़ी तो काम आ जाएगा, आपको आ जाएगा। बहुत सुंदर। इज यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क बाय
लिखा इम्प्रेसोनेटिंग सोर्स विथ ऑथराइज्ड एक्सेस। देखो का उपयोग अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण करके मतलब बेवकूफ़ बना के, प्रतिरूपण मतलब बेवकूफ़ बना के, बेवकूफ़ बना रहा है मेरा कोई ने चेहरा ले लिया सामने वाले ने, तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाला भी उत्तम है करके किसी नेटवर्क की अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त कर लेना। और वहाँ कोई नेटवर्क है, वहाँ आपको एक्सेस नहीं दिया गया है, तब भी आपने एक गलत तरीके से वहाँ एक्सेस ले लिया है। तो इसे ये किसके माध्यम से हो सकता है? क्या ईमेल स्पूफिंग होगा, आईपी स्पूफिंग होगा, बायोमेट्रिक स्पूफिंग या ऐप स्पूफिंग होगा? तो देखो जी, यहाँ पर स्पूफिंग का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जल्दी जवाब दीजिएगा पहले। यहाँ स्पूफिंग का हर एक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करेंगे। क्या बात है, सुंदर बात है यहाँ पर। तो सुनो जी, स्पूफिंग का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा आपका। देखो जी, ईमेल स्पूफिंग का मीनिंग क्या होता है? स्पूफिंग का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, मतलब कि ईमेल आईडी में कोई फ्रॉड करके आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस कर लेना, ईमेल स्पूफिंग होगा। आईपी स्पूफिंग का मतलब होता है, देखो जी, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मतलब जो हमारा नेटवर्क चल रहा होता है, नेटवर्क के अंदर जो कार्य हो रहा होता है वो विदाउट आईपी एड्रेस के नहीं होता है। और यहाँ वही तो बोला जा रहा है कि भैया नेटवर्क को यूज़ कर लिया गया है, सोर्स को कैसे ऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया गया है अनऑथराइज यानी गलत तरीके से, और गलत तरीका ही क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। तो यहाँ आंसर जो है आईपी आ जाएगा। बायोमेट्रिक स्पूफिंग का इससे पहले क्वेश्चन आया था, अगर फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट, आइरिस, फेस स्कैनर, ब्रीथ स्कैनर, है ना, या फिर यहाँ बात करें डीएनए स्कैनर, ये सारी जो बायोमेट्रिक पहचान होती हैं, इनमें अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, आपके फिंगरप्रिंट चोरी कर लिया और किसी दूसरे के या मेरे फिंगरप्रिंट चोरी करके कोई दूसरा ले गया और कहीं पर जाकर मैं बन के मेरी चीज़ों को एक्सेस कर लिए, सपोज मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो ये काम क्या कहलाएगा? हमारा बायोमेट्रिक स्पूफिंग कहलाएगा। या स्पूफिंग वर्ड का एक ही मतलब होता है दोस्तों, वो होता है हमारा जी अनधिकृत एक्सेस होता है बच्चों। चलेगा आगे। विथ रेफरेंस टू प्रिंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रिलीज इट, लिखा आपका व्हेन एवर नीडेड एट आ रिक्वायर्ड रेट। बताओ जी, मतलब हमारे प्रिंटर से रिलेटेड एक ऐसी कौन सी चीज़ होती है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा जाता है और जहाँ पर भी उन इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ उन इंस्ट्रक्शंस को अवेलेबल करा दिया जाता है? जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों। अवेलेबल करा दिया जाता है ना, क्या कहते हैं? तो देखो जी, यहाँ पर सेटअप क्या होता है, देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो जवाब तो आप बहुत सुंदर दे रहे हैं मेरे बच्चों, जवाब बहुत ही सुंदर है आप लोगों का। यहाँ आंसर जो है वो बफर है। चलेगा, तो पहले हम सेटअप से बात करते हैं। सेटअप क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे प्रिंटर के लिए इंस्टॉल किया जाता है। केबल का आपको पता है, केबल यूएसबी केबल के माध्यम से आपका प्रिंटर कनेक्ट होता है। मॉडल आपके प्रिंटर का अलग अलग प्रकार का मॉडल होता है। कैनन का प्रिंटर लोगे तो उसके बहुत प्रकार के मॉडल देखने को मिलेंगे। आजकल आप लैपटॉप लेते हैं उनके भी बहुत प्रकार के मॉडल्स आते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपके पास डेल लैपटॉप है तो वो एक ही होगा, सारे डेल एक ही होंगे, नहीं, डेल के भी अलग अलग प्रकार के वेरिएंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वीवो फ़ोन है, तो वीवो का ऐसा थोड़ी है कि अगर मेरे पास वीवो फ़ोन है तो आपका भी वही वीवो फ़ोन होगा, नहीं, उनके अलग अलग वेरिएशन होते हैं, अलग अलग सीरीज़ निकालते हैं, वो अलग अलग उनके मॉडल नंबर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, तो चलेगा। तो यहाँ बफर एक ऐसी जगह है, बफर मेरे बच्चे एक ऐसी मेमोरी है, इसको मैंने कई बार पढ़ाया है और एक प्रश्न हमारे FLT के अंदर भी था, है ना। बफर एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पर प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंटिंग चल रही होती है ना जी, जो प्रिंटिंग चल रही होती है उस प्रिंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है ना। उस जगह को मेरे बच्चों बफर के नाम से जानते हैं। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। लिखा है अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस अ टाइप ऑफ पेपर विथ, लिखा आपका पंच्ड अलोंग ईच साइड। देखो क्या लिखा हुआ है, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस अ टाइप ऑफ पेपर विथ पंच्ड अलोंग ईच साइड। बताइएगा, मतलब कि हमारा देखो लिखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रत्येक पक्ष पर पंचित किए हुए पेपर उपयोग करता है, पर डैश पंचित किए हुए, तो डॉट, होल्स, कैरेक्टर्स, लाइंस, तो आपको पता होता है मेरे बच्चा। यहाँ पर आंसर दीजिएगा क्या होना चाहिए भाई। चलो जी, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं वैसे आप लोग, क्या बात है मेरे शेर और शेरनियाँ, आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, यहाँ होल्स तो नहीं बनती हैं, लाइंस भी नहीं बनती हैं,
यहाँ आंसर हो सकता है आपका डॉट्स या आंसर हो सकता है कैरेक्टर। तो आपके दोनों साइड क्या होती है, पंच होते हैं। देखो लिखा है डॉट मेथड प्रिंटर प्रत्येक पक्ष यानी बाजू पर पंचित किए गए यानी डॉट पंचित किए हुए पेपर उपयोग करता है। डॉट ही होगा है ना, होल्स, सॉरी यहाँ आंसर है होल्स, होल्स। देखो जी यहाँ आंसर होल्स है, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, जैसे अगर आपने कभी ट्रेन का टिकट पर नोटिस किया हो, इस प्रकार से एक पेपर होता है और यहाँ ऐसी एक लाइन खिंची होती है और यहाँ पर पंच होता है, इस प्रकार से होल्स होते हैं ऐसे। नोटिस किया इस प्रकार का पेपर? या फिर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर टिकट आपने कभी देखा हो, टिकट से रिलेटेड चीज़, या टिकट आपने या फिर रेलवे का टिकट लिया हो तो दोनों साइड पंच होते हैं, लिखा है ना। देखो जी, डॉट मैच प्रिंटर यूज द टाइप ऑफ पेपर विथ पंच्ड अलोंग ईच साइड, मतलब कि दोनों साइड, इधर भी पंच होते हैं इधर भी पंच होते हैं। तो पंच लिखा हुआ है होल पंच्ड अलोंग, तो यहाँ पर होल्स होते हैं आपके दोनों साइड, तो आंसर यहाँ पर होल्स हो जाएगा बच्चों। चलेगा, बहुत सुंदर लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रिंट डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, बताओ जल्दी बताइएगा। ये सुंदर प्रश्न है और आप इसका जवाब देंगे। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सुंदर बात है दोस्त, क्या बात है, अति सुंदर जवाब, अति सुंदर जवाब। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होता है डॉट पर इंच से कहते हैं। तो देखो जी, ये प्रश्न रिपीटेड है हमारे एफएलटी से, एफएलटी से आज इट इज, एफएलटी से रिपीटेड है आज इट इज। बच्चों अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइएगा और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलेगा, तो यहाँ बातें करते हैं दोस्तों। देखो जी, हमारे प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है, जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है, ठीक है जी। प्रिंटर का रेजोल्यूशन मतलब होता है हमारे क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, प्रिंटर के माध्यम से जो भी क्वालिटी होती है। और प्रिंटर के रेजोल्यूशन को बच्चों डीपीआई में मापते हैं, यानी डॉट पर इंच। प्रिंटर के अलावा मॉनिटर का भी रेजोल्यूशन होता है, जो मॉनिटर होता है ना दोस्तों, इसका भी रेजोल्यूशन होता है, लेकिन इसकी इकाई है जो है पीपीआई में मापते हैं, जिसे कहा जाता है पिक्सल पर इंच बोलते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। और यहाँ इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, डॉट पर इंच कहते हैं। और यहाँ स्कैनर का रेजोल्यूशन भी मेरे बच्चा, स्कैनर का रेजोल्यूशन भी डीपीआई में ही मापते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार का रेजोल्यूशन होते हैं। आप मॉनिटर यानी वीडियो का रेजोल्यूशन होता है जो कि पीपीआई पिक्सल पर इंच में मापते हैं, और हमारे प्रिंटर और स्कैनर ये हार्ड कॉपीज़ होती हैं, और इन हार्ड कॉपीज़ के रेजोल्यूशन को डीपीआई में मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है ना। चलेगा बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और ये ओनली याद करने वाला प्रश्न भी है। एक पेज लिखा हुआ है इन अ पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, पीडीएल का फुल फॉर्म है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, दैट इज स्पेशली डेवलप्ड टू ऑफर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ प्रिंटर फीचर्स अमॉन्ग वेरियस प्रिंटिंग डिवाइसेस। देखो जी, विभिन्न प्रकार की जो प्रिंटिंग डिवाइसेस होती है उन उसके अंदर प्रिंटर के जो फीचर्स होते हैं, है ना, उनको आप एफिशिएंट करने के लिए या फिर वहाँ पर इफेक्टिव को कंट्रोल करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई जाती है ना। तो वो हमारी पीसीएल लैंग्वेज होती है ना। और पीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी बताइए। पीडीएल का फुल फॉर्म तो यहाँ लिखा है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। और बच्चों अगर याद आ रहा हो तो ये प्रश्न एफएलटी से एज इट इज रिपीटेड है, एज इट इज रिपीटेड है, बस यहाँ पर ये ऑप्शंस अलग अलग हैं, है ना। बट पीसीएल तो आंसर वहाँ भी था, है ना, आ जाएगा जी बच्चों, है ना। चलो, और एक प्रश्न एफएलटी के अंदर ये भी था, आपसे पूछा गया था पीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएल का फुल फॉर्म होता है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है। और आपके मार्च वाले पेपर में ये पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ, चलो जी बताइएगा, AM रिसीवर टू सेलेक्ट एक्सेप्ट वांटेड, लिखा आपका डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्टेड ऑल। बताओ जी क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। देखो जी, लिखा हुआ है AM रिसीवर की वांछित आवृत्ति बैंड को चुनने या स्वीकार करने की क्षमता और अन्य सभी अवांछित को अस्वीकार करना डैश के रूप में जाना जाता है। देखो जी, स्वीकार करना स्टेबिलिटी है, सूटेबिलिटी है, सिलेक्टिविटी है या सेंसिटिविटी है। बताओ जी बच्चों, यहाँ जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सुंदर जी, बताइएगा यहाँ आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो जी, यहाँ आंसर होता है स्टेबिलिटी, है ना। AM रिसीवर यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन दोस्तों इसे कहा जाता है। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है
उसमें रिसीवर की वांछित आवृत्ति जो होती है वो बैंड को चुनने, स्वीकार करने की क्षमता और अन्य सभी अवांछित को अस्वीकार करना स्टेबिलिटी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, स्थिरता के रूप में इसको जाना जाता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, और इस पर तो कल बात करी थी, है ना, कल बात करी थी, है ना। आई थिंक हमारा एक आया था AIMF, आई थिंक, है ना, ऑडियो ऐसा कुछ था ना एक, कल बताओ जी, कल ऐसा कुछ था जो एप्पल के द्वारा ऑडियो फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट ऐसा कुछ था, AM था, क्या था बीच में, इस प्रकार से था। चलो जी, तो वहाँ हमने बात करा था कंप्रेशन, है ना। छोड़ो जी, बात को आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब दो आप, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या बात है, सुंदर बात है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है नहीं। देखो जी, यहाँ जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहा, गैन कहा, ग्रुप कहा जाता है। तो ये रहा हमारा 3 आंसर। और ये किसका एक्सटेंशन नाम है, ये है हमारी किसी एक पिक्चर का, जो पिक्चर का एक्सटेंशन नाम है। पिक्चर के यहाँ पर AIF, ये भी पिक्चर का एक्सटेंशन नाम होता है बच्चों। JPG, है ना, PNG और TIFF, ये सारे पिक्चर के होते हैं। और हमारा एक होता है जिसे हम बोलते हैं JPEG के नाम से भी जानते हैं। और एक और था यार भाई, कल था, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो भी एक एक्सटेंशन नाम यहाँ रख लीजिएगा। तो जो कल हमारे पेपर के अंदर था और आज जो पेपर में है MPEG, इन्हें हम कंप्रेस्ड एक्सटेंशन नाम से जानते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। ये एक ऐसी हमारे इमेज के एक्सटेंशन नाम है जो कंप्रेस्ड है, और ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो अनकंप्रेस्ड है। बट यहाँ आप JPG को भी हटा लीजिएगा, क्योंकि JPG भी एक कंप्रेस्ड एक्सटेंशन नाम होता है, JPG, जिसे जॉइंट फोटोग्राफी कहते हैं। ये जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है ना। इसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहते हैं, P होता है ये टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, TIFF होता है। लेकिन ये कंप्रेस नहीं होते हैं, ये कंप्रेस होता है। और कंप्रेशन की प्रक्रिया आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा क्या होता है लॉसी और लॉसलेस। सॉरी, इसे लॉसी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है जब आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए लॉसी कहते हैं। लॉसलेस क्यों कहते हैं, कि इसके अंदर फाइल के अंदर जो डेटा होता है उसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, इसलिए इसे लॉसलेस प्रक्रिया के अंतर्गत भी रख देते हैं बच्चों। चलेगा, सुंदर बात आ जाएगा। लिखा हुआ वीडियो सिग्नल्स एग्जिबिट येट अनदर फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल, लिखा आपका रिडंडेंसी एंड दैट इज, बताओ जी बच्चे। लिखा हुआ वीडियो सिग्नल सांख्यिकीय अतिरेकता, है ना, का एक और रूप प्रदर्शित करता है। बताओ जी भैया क्या है, इसे स्पिरिचुअल रिडंडेंसी कहते हैं, टेम्परेरी रिडंडेंसी कहेंगे, है ना, स्पेशल एज वेल एज टेम्परेरी रिडंडेंसी कहेंगे, नाइदर स्पेशल नॉट टेम्परेरी रिडंडेंसी कहेंगे। तो यहाँ पर टेम्पोरल रिडंडेंसी कहा जाता है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है मेरे बच्चों, इसे टेम्पोरल रिडंडेंसी के अंतर्गत रखा जाता है। क्या बात है, सुंदर जवाब दे रहे हैं मेरे बच्चों आप, आ जाएगा जी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है तो सुनो जी। प्रश्न ये कहता है, लिखा हुआ इफ यू वांट टू प्रिंट अ इमेज फ्रॉम अ वेब पेज, मतलब आप वेब पेज से एक इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, व्हेन व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू इट, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसका सही तरीका क्या है, मतलब आपको प्रिंट निकालना है। और कल आई थिंक मैंने आपको जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो मैंने प्रिंट बताया भी था कि कैसे प्रिंट को क्लिक करना होता है, कि निकालना होता है। बताओ जी। अति सुंदर जवाब, अति सुंदर जवाब आप लोगों का, क्या बात है, अति सुंदर जवाब दे रहे हैं। तो सुनो जी, यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो सुनो जी। सबसे पहले आपको ओपन अ वेब पेज, जिसका प्रिंट निकालना है आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वेब पेज को। उसके बाद बच्चों आपको उस राइट क्लिक करना होगा ऑन एन इमेज एंड सिलेक्ट, मतलब उस इमेज पर आपको राइट क्लिक करना होगा जिस इमेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है जी, चलेगा। उसके बाद ओपन अ न्यू टैब, आप चाहें तो ओपन अ न्यू टैब या फिर ओपन इमेज, या फिर आप इमेजों को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। देन के बाद प्रेस Ctrl+P प्रेस करना है और आपका प्रिंट निकल जाएगा। ये तरीका होता है प्रिंट निकालने का। और ये बोल रहा है कि इमेज का प्रिंट करना है ना।
अब यहाँ इमेज प्रिंट करने को नहीं बोला जाता, आपसे बोला जाता है कि जिस वेब पेज पर मौजूद है आप उसी वेब पेज को प्रिंट कर दो। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले राइट क्लिक करना होता है उसी वेब पेज पर और डायरेक्टली किस पर प्रिंट करने देना, प्रिंट पर क्लिक कर देना। और जैसे ही प्रिंट पर क्लिक कर देंगे आपका प्रिंट निकल जाएगा। समझिए कहानी मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पर एक न्यू विंडो क्यों, न्यू टैब ओपन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नया पेज प्रिंट हो जाएगा और Ctrl+P प्रेस करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है जी। और आप Ctrl+P ना करके यहाँ प्रिंट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, प्रिंट ऑप्शन पर भी क्लिक कर दीजिएगा तब भी आपका प्रिंट निकल जाएगा, है ना जी। तो आप ये चीज़ जानते हैं बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो जी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, चाहो तो देख लो जी, आंसर दीजिएगा जल्दी से। दीजिएगा जवाब जल्दी। क्या बात है, सुंदर बात। देखो जी लिखा हुआ है कि क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं। मतलब कि सपोज कि हमारा क्रोम ब्राउजर है और यहाँ पर बहुत सारे टैब अवेलेबल है और इसमें से लास्ट वाले टैब पर अगर मूव करना है तो Ctrl+9 का आप यूज कर सकते हैं लास्ट पर, और एक टैब से दूसरे टैब पर जाना है तो आप Ctrl+टैब का यूज कर सकते हैं। टैब की का जो की होती है ना टैब की, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारी कुछ शॉर्टकट कीज थी और आंसर बना 9। चलो अगर आपको न्यू टैब को ओपन करना है, न्यू टैब को, तो आपको Ctrl+L+T प्रेस करना होगा। Ctrl+T से नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपने कोई टैब को क्लोज कर दिया है ना, क्लोज्ड टैब है जिसको आपने क्लोज कर दिया था, टैब है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+T के माध्यम से आप कर सकते हैं, है ना। और न्यू विंडो के लिए मेरे दोस्तों Ctrl+N का आपको यूज़ करना होगा। और यदि आप रिकॉग्निशन वाली विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+N का आपको यूज। ठीक है जी, ये कुछ हमारी क्रोम से रिलेटेड शॉर्टकट की हैं। इन शॉर्टकट की को आप किसी भी अन्य ब्राउज़र पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका कोई सा भी वेब ब्राउज़र है, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर बात करें, मोज़िला फायरफॉक्स बात करें या अदर कोई वेब ब्राउज़र है, हर एक वेब ब्राउज़र पर आप ये शॉर्टकट की इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो जी बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है सुनो, लिखा विथ रेफरेंस टू आ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। देखो जी जल्दी बताइएगा, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है जल्दी। VPN विथ रेफरेंस टू द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN का फुल फॉर्म बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है ना। और ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसकी खुद की आईडी होती है, खुद का पासवर्ड होता है, जिसको ऑथराइज्ड एक्सेस के माध्यम से ही एक्सेस किया जाता है। फुल फॉर्म होता है VPN का, आपको पता होता है। लिखा आपका की रीइंस्टॉलेशन अटैक, यानी क्रैक का फुल फॉर्म होता है की रीइंस्टॉलेशन अटैक इज अ कॉम्प्लेक्स अटैक अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट ये अटैक होता है ना? क्या बोलते हैं इस अटैक को, की री-इंस्टॉलेशन अटैक। बताओ जी। तो यहाँ ये होता है हमारा WPA2, हमारी ये प्रोटोकॉल होती है जिसके अगेंस्ट ये अटैक किया जाता है। और TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और बच्चों HTTP के साथ में यदि आप SSH प्रोटोकॉल का यूज़ कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है HTTPS में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के नाम से जाना जाता है। यस सर बड़ो जी। आइएगा, लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है। कल एक भाई क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा, है ना, हमारी प्यारी सी बहना सुबह पीड बैच के अंदर भी क्वेश्चन पूछ रही थी ये। तो देखो जी हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो प्रकार से होते हैं आज। एक होते हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा 16 हेक्साडेसिमल नंबर रैम को प्रोसेस द डेटा, है ना, क्या है, 16 हेक्साडेसिमल नंबर वाली रैम को सपोर्ट करता है। और 32 बिट होता है वो 8 हेक्साडेसिमल 8 हेक्सा बाइट सॉरी, जो हमारा 64 बिट होता है वो 16 हेक्सा बाइट सपोर्ट करता है किसी रैम के किसी डेटा को प्रोसेस करने। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो वो 8 हेक्साबाइट का जगह यानी रैम को यूज़ करता है किसी डेटा के लिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो याद रख लीजिएगा, है ना। दो ही प्रकार होते हैं, 32 बिट होता है और 64 बिट भी होता है। आ जाएगा जी क्वेश्चन, देखो क्या
विच यूपीएस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मिसिंग क्रिटिकल सिस्टम, बताओ जी। लिखा हुआ कौन सा यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सबसे अधिक अच्छा विकल्प होता है। मतलब कि जब आप अपने कंप्यूटर पर कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं या टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा यूपीएस होता है जो कि आपको महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपके लिए यूज़ करके रखा जाता है। तो सुनो जी, लाइन इंटरप्टिव सीपीयू, ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो सीपीयू होता ही नहीं है। मल्टी मोड सीपीयू, हाँ मल्टी मोड सीपीयू होता है, बट ये महत्वपूर्ण उतना नहीं होता है। इसका कारण मैं अभी बताने वाला हूँ। डबल कन्वर्शन सीपीयू ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीपीयू, सॉरी यूपीएस होता है, क्षमा चाहता हूँ, सीपीयू में बोल दिया हूँ, यूपीएस होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म आप जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा बच्चों। यूपीएस एक हमारे जो कंप्यूटर होता है उसकी बैटरी होती है कि पावर का कट होने पर, जो हमारा पावर है अगर वो कट होता है तो पावर कट होने पर भी कुछ मिनट तक आपका कंप्यूटर चलता रहे ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कामों को कर सकें। सुनो जी, जैसे कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और लाइट तो कोई बता के नहीं जाती कि भैया मैं जाने वाली हूँ, और लाइट अचानक से चला गया, तो शायद आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाए, और कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाए तो शायद आपका वो महत्वपूर्ण काम था वो आपके हाथ से निकल जाए, शायद आपका वो हानि हो जाए उस काम से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डबल कन्वर्सन सीपीयू यूपीएस लगा हुआ है, जिसे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ही सुंदर आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे से शेर और शेरनिया। तो देखो जी, आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया, जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। ये आपका भाई बोल रहा है आपसे, तो इतना तो प्यार करते हो नहीं मेरे भैया। अच्छा जी, तो यहाँ यूपीएस जो है एक बैटरी होती है जिसे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं, और ये बैटरी क्या करती है, जब आपका पावर कट हो जाता है तो बैटरी आपके सिस्टम रखती है। जैसे लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है, वैसे ये हमारा जो पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंदर भी एक यूपीएस को अलग से लगाया जाता है जो एज अ बैटरी की तरह काम करता है, और आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है आप उस कार्य को खत्म करके आसानी से वहाँ पर रोक सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, और आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। ये काम होता है हमारा यूपीएस का। इसके साथ साथ में एक एसएमपीएस भी होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एक सीएमओएस होता है, जिसका फुल फॉर्म आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, आ जाएगा। Which of the following stores the cut of copied text in MS Word? बताओ जी भैया। सुंदर आंसर दीजिएगा। मतलब जिस टेक्स्ट को हम कट और कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट कहाँ स्टोर होता है। सुंदर बात, अति सुंदर मेरे बच्चा। देखो जी, और आप लोग सीएमओएस का भी बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या बात है, सुंदर मेरे भाई, मेरे दोस्त। एक मेरा भाई तो ऐसे जवाब देता रहता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्या बात है, सुनो जी, आ जाएगा। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द कट। देखो, जब आप किसी डेटा को कट करते हैं या फिर आप कॉपी करते हैं, है ना, तो वो डेटा क्लिपबोर्ड के अंदर आपको पता होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर ही स्टोर होता है, और वो डेटा क्लिपबोर्ड में तब तक रहता है जब तक कि आप वहाँ उस क्लिपबोर्ड को क्लियर नहीं करते, है ना, या फिर आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करते, तब तक ये डेटा आपके कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड के अंदर अवेलेबल रहेगा। चलेगा, आगे आते हैं। और आपको पता है कि जो क्लिपबोर्ड वाला हमारा जो ग्रुप होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, होम टैब के अंतर्गत, और इसी ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलता है, कट, कॉपी, पेस्ट, और एक होता है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी, इनकी शॉर्टकट की आप सबको पता है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन के अंदर, आ जाओ। Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, और ये होता है Ctrl+Shift+C, जिससे हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं, Ctrl+Shift+V जिससे हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट करते हैं। तो आई थिंक पेन पेपर लेकर बैठे हो तो इनको लिख लेना, शायद आपकी हेल्प कर दे कभी पेपर में। वैसे सबको पता होता है ये शॉर्टकट की, दिक्कत है नहीं। चलो, द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर www वॉज नेम्ड। बताओ जी, www पर हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है GUI बेस्ड वेब ब्राउजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये FLT का प्रश्न है हमारे, तो FLT था ना, उसके अंदर ये प्रश्न दिया हुआ था और आपको जवाब देना है। मोज़ेक हमारा एक ऐसा वेब ब्राउजर है दोस्तों, है ना, वेब ब्राउजर है जो कि क्या करवाता है, क्लिक करके काम करवाता है, आइकन के फॉर्मेट में काम करवाता है, और जहाँ पर आइकन या क्लिक करके काम होता है मेरे बच्चों, उसे हम GUI बेस्ड कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड चीज़ें, है ना। और मोज़ेक दुनिया का पहला ऐसा वेब ब्राउजर है जो GUI बेस्ड है। इससे पहले और वेब ब्राउजर थे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वेब ब्राउजर नहीं थे, लेकिन वो सारे वेब ब्राउजर हमारे CUI पर कार्य करते थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़
को अवेलेबल कराते थे। लेकिन मोज़ेक एक पहला ऐसा वेब ब्राउज़र है जिसमें आप टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जो भी मर्जी पढ़े वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वेब ब्राउज़र मेरे दोस्तों क्या रहते हैं, ब्राउज़र जो होते हैं वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप अपनी किसी वेब पेज को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वेब पेज को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो लिनक्स था LYNEC, ये था CUI बेस्ड सबसे पहला वेब ब्राउज़र है ना, और ये है हमारा GUI बेस्ड सबसे पहला वेब ब्राउज़र, तो याद रखिएगा। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है सुनो। लिखा इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, जल्दी जवाब दीजिएगा। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सुनो जी, इंटरनेट जो है हमारा आपको पता होता है पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि 100 किलोमीटर के लगभग काम करता है। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं जो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में काम करता है। लेकिन वैन जो होता है इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है इंटरनेट, और बच्चों इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है, जिसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं, जो एक दुनिया को, पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है, जैसे एक कंट्री से, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, इस प्रकार का जो काम होता है, या मोर देन कंट्री को मोर देन कंट्री से जोड़ने का काम इसी का होता है। चलो व्हाट इज प्लगइन, प्लगइन क्या होते हैं। और दोस्तों ये प्लगइन जो है एक वेबसाइट का पार्ट होता है, एक वेबसाइट का हिस्सा होते हैं प्लगइन, बट ये प्लगइन होते क्या है वो मैं अभी समझा दूंगा, पहले आप जवाब दीजिएगा। पहले आप जवाब दो, हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में देख लो दोस्तों, प्लगइन, व्हाट इज प्लगइन। सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गए ना हम, ये रहा हमारा प्लगइन। चलो जल्दी जवाब दीजिएगा बच्चों। सॉरी, देखिएगा व्हाट इज प्लगइन, बहुत ही सुंदर जवाब आप लोगों का, अति सुंदर जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्तों आप लोग। चलो जी आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, प्लगइन होते क्या है। देखो अगर आप किसी वेबसाइट पर, और दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्त, रिपीटेड प्रश्न है आपके, हमारे आपके पेपर का ये रिपीटेड प्रश्न है, चलेगा। तो यहाँ बात करते हैं व्हाट इज प्लगइन। तो प्लगइन का मीनिंग क्या होता है स्वयं, देखो जी प्लगइन का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो बच्चों क्या रहता है कि जो हमारी वेबसाइट होती, उस वेबसाइट पर अगर आपको कोई न्यू सर्विस अवेलेबल करानी है, कोई न्यू सर्विस है उसको आपको ऐड करना है, तो वो न्यू सर्विस ऐड करने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने होते हैं, जिसे हम प्लगइन के नाम से, जैसे सपोज मेरी खुद की वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट है और सपोज हम उस वेबसाइट पर लाइव क्लासेस नहीं, ओनली रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल कर, ठीक है जी। तो अगर आप उस वेबसाइट में लाइव क्लासेस का कोई फीचर लाना चाहते हैं या सुविधा अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आपको एक कुछ प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, कुछ प्रोग्राम का यूज़ करना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम को आपको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करवाना होगा, है ना। जैसे आप इंस्टॉल करवा देंगे तो आप अपनी वेबसाइट में लाइव क्लासेस को कंडक्ट करा सकते हैं। तो यह आंसर हमारा यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो होस्ट प्रोग्राम को टाइम बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में एक नए फंक्शन जोड़ता है, नए फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात। देखो जी यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने के लिए देखने की अनुमति देता है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो सर्च इंजन है। या वांछित ईमेल संदेशों को फिल्टर करने का, नहीं भैया ये तो अलग अलग चीज़ है। या कुकीज़, ब्राउजिंग हिस्ट्री आदि को डिलीट करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, नहीं बिल्कुल गलत बात है बच्चों। इन्हें तो आप आसानी से जाकर सेटिंग में जाकर आसानी से ब्राउजिंग जो है वो चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। चलो ठीक आ जाएगा। गूगल कैलेंडर लैब्स कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम अराउंड द वर्ल्ड, बताओ जी। देखा गूगल कैलेंडर लैब्स में पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखता है, कौन रखता है। देखो जी हम, देखो आपने नोटिस करा होगा, आप गूगल पर कहीं पर भी जाइएगा, कहीं पर भी जाइएगा, चाहे आप इंडिया में हो, गूगल पर डालिएगा नाउ कोई भी राइट टाइम, तो आपको टाइम इंडिया का टाइम बताएगा। पाकिस्तान में डालिएगा तो पाकिस्तान का टाइम बताएगा। यूएस में जाके गूगल पर सर्च करेंगे तो यूएसए का टाइम, यानी जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर उसी सेक्शन का टाइम बताएगा। उसे गूगल कैलेंडर लैब कहते हैं। अब उस गूगल कैलेंडर लैब के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये टाइम बताने का काम, क्या वो वर्ल्ड क्लॉक है, या फिर पीरियड क्लॉक है, या शेड्यूल क्लॉक है, या ट्रैक क्लॉक है, बताओ जी। कौन सी क्लॉक है जी, जल्दी बताइएगा, कौन सी क्लॉक है, बताओ जल्दी भैया। तो पढ़ा रहा हूँ, हाँ चलो जी आ जाओ जी, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी
लिखा हुआ है गूगल कैलेंडर लैब। तो गूगल कैलेंडर लैब के अंदर एक वर्ल्ड क्लॉक लगा होता है, दुनिया का एक टाइम होता है जो कि आपको टाइम को फिक्स बता देता है, जहाँ पर जिस भी टाइम की सिचुएशन उसको बताने का। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू चूज द सेव एज कमांड इन MS Word 2019? बताओ जी भैया, सेव एज कमांड किसके माध्यम से चलाई जाती है? जल्दी जवाब दीजिएगा। ये सुंदर बात है, इस पर हमें ज़्यादा चर्चा करनी ही नहीं है कि हमारा एफ्टल जो होता है बच्चों, वो सेव एज के लिए यूज़ किया जाता है, आपको पता होता है सेव एज। और सेव एज क्या करते हैं, आप अपनी फाइल की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपनी फाइल का बच्चों नाम चेंज करना, ये काम करने के लिए हम सेव एज का यूज फाइल टैब के अंदर भी देखने को मिलता है। हाँ जी, चलो जी आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, मूव करते हैं। 26 का क्या कहता है हमारा, आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है 26। लिखा है वेब लेआउट ऑप्शन आपको किस टैब में देखने को मिलता है MS Word 2019 में? बताओ जी। देखो जी, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, अगर आपने 2016 वाला वर्जन पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, समझ जाना कि वही 2019 वाला, जो 2016 का होता है वही 2019 का, उसमें कोई दो राय नहीं होती है ना। तो आपको जो वेब लेआउट है उसे हम व्यू होते हैं, है ना। वेब लेआउट क्या है, एक व्यू है, और व्यू मेरे बच्चों MS Word के अंदर 5 प्रकार के हैं, उसमें से एक व्यू वेब लेआउट होता है जो आपको व्यू ऑप्शन में देखने को मिलता है ना। चलो आ जाते हैं। देखो जी, लिखा है ड्रॉप कैप फंक्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ MS Word 2019? मतलब ड्रॉप कैप आपको किस फंक्शन में देखने को मिलता है ना। तो चलो जी, ये इंसर्ट के अंदर देखने को मिलता है, आपको पता है, और ड्रॉप कैप के इंसर्ट के अंदर होता है, और इंसर्ट में क्या मिलता है, टेक्स्ट ग्रुप, और टेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्या देखने को मिलता है मेरे बच्चा, ड्रॉप कैप। और ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड है याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जी, कई बार पेपर के अंदर आया हुआ है। विथ रेफरेंस टू कस्टमर परचेस POS स्टैंड फॉर्म, बताओ जी। सॉरी, POS का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइएगा। POS का फुल फॉर्म क्या होता है? बता जी, POS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सुंदर, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। देखो जी, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। मतलब देखो जी, विथ रेफरेंस टू कस्टमर परचेसेस। देखो जी, जब आपका कस्टमर, जैसे कि बहुत सारे मॉल्स होते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहाँ पर एक से अधिक सामान एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ कस्टमर की जो वहाँ एक QR कोड स्कैनर होता है, वहाँ पर QR कोड के स्कैनर के माध्यम से वहाँ पूरा बिलिंग का काम होता है। बिलिंग के लिए वहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका POS, जैसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, मतलब वो पॉइंट जहां से आपकी सेलिंग की गई है। आ जाएगा जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कहता है, इफ यू हैव, देखो लिखा हुआ है इफ यू हैव सेवरल, लिखा आपका इवेंचुअली स्पेस नंबरिकल लेवल, लिखा आपका स्पेशली ईयर, देन चार्ट इज द मोस्ट सुटेबल चार्ट टाइप ऑफ द MS Excel। लिखा हुआ MS Excel में यदि आपके पास समान दूरी यानी स्पेस के कई संख्याओं लेबल विद्यमान हों, विशेष रूप से वर्ष, तो चार्ट सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, रडार, लाइन, सरफेस और पाई। बताओ जी। तो सुनो जी, रडार चार्ट यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ कुछ सर्किल वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरफेस चार्ट है नहीं क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस कोई न्यूज़ वगैरह वाला बात नहीं है। पाई यहाँ पर क्योंकि डेटा सीरीज, जो हमारा डेटा सीरीज है, इससे रिलेटेड भी कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर जो है लाइन चार्ट होगा। और आपको पता होता है कई संख्यात्मक लेवल मतलब विभिन्न प्रकार की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट के ही यहाँ करेक्ट आंसर है ना। जैसे कि लाइन चार्ट के भी प्रकार होते हैं, स्मूथ लाइन विथ मार्कर, स्मूथ लाइन, स्ट्रीट लाइन विथ मार्कर, ऐसे होते हैं। 3D लाइन चार्ट है ना, तो है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा प्रश्न, हिंदी में देख लो जी। लिखा है MS Excel में लाइन चार्ट के मामले में कौन सा कथन सही है? बताओ जी। चार यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, उसमें से बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है। बताओ जी। जल्दी जवाब दीजिएगा। सुंदर, अति सुंदर भाई, अति सुंदर चीजें हैं आपकी, क्या बात है, सुंदर जी बात। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो चलो, यह चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर डेटा दिखा सकता है। हाँ आ जाओ, यह चार्ट एक डेटा श्रृंखला, देखो भैया डेटा श्रृंखला जैसे ही आती है वहाँ पाई चार्ट बन जाता है, तो ये आंसर होगा नहीं।
यह चार्ट तब उपयोगी होता है जब आपके डेटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोज खोजना होता है। भैया दो सेट मतलब डेटा सीरीज, ये भी पाई चार्ट ही होता है। चलो जी, यह चार्ट स्टॉक नहीं भैया, स्टॉक जैसे ही वर्ड आ गया तो ये स्टॉक चार्ट से रिलेटेड होता है। इसका मतलब यहाँ आंसर जो होगा हमारा ए करेक्ट आंसर। देखो जी, इस प्रकार के प्रश्न को आप पॉइंट ऑफ जस्ट क्लिक करके आप नहीं निकाल सकते कि आपने पढ़ा और डायरेक्ट आपने टिक कर दिया, नहीं, आपको यहाँ एलिमिनेशन मैथड का यूज़ करना ही होगा। अगर आप यहाँ एलिमिनेशन मैथड यूज़ नहीं करेंगे बच्चों तो आप सक्सेस आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि एलिमिनेशन मैथड से ही यूज़ होते हैं। वी कैन एनेबल और डिसेबल वेरिएशन ऑप्शन ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑन द इन MS Word 19। बताओ जी, मतलब कि आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें से एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइजेशन, इन्हें आप इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो MS Word 2019 में आप कहाँ से कर सकते हैं? बताओ जी बच्चों। जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या बात है मेरे भाई, ऐसे करोगे वीडियोस को शेयर, थोड़ा शेयर कर दो मेरे बच्चों ताकि यहाँ ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आ जाएं। और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन हिट कर दो मेरे दोस्तों। सुनो जी, तो यहाँ बोल रहा है विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस होते हैं जैसे कैपिटलाइजेशन। इसके अलावा आपने देखा होगा टोटल 6 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे ऑटो करेक्ट के अंदर, है ना। कैपिटलाइजेशन टैब, ऑटो करेक्ट टैब। ऑटो करेक्ट अगर आपने नोटिस करा हो, जैसे कि यहाँ पर इनिशियल टू वर्ड हुआ, एक्सीडेंटली कैप्स लॉक, या फिर कोई डे का नाम हुआ, या किसी सेल का पहला वाला कैरेक्टर कैपिटल हुआ है, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड हुआ, है ना। तो इस प्रकार के 6 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां पर आप चाहे तो चेक मार्क लगा देंगे तो इनेबल हो जाएगा, चेक मार्क हटा देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होता है और ये कई बार मैंने आपको पढ़ा भी रखा है बच्चों, क्यों। और आपको रामबाण बता रहा हूँ मेरे बच्चा, रामबाण जो हमने महामैराथन जो आपको दिया है मैराथन, बस आप उसको देखते रहिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। आचेगा जी, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। लिखा आपका बच्चों, ओवर विद द गिवन फिगर एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ मार्जिन सेटिंग इन इज इट पर द स्पेस MS Word 2016। बताओ भैया यहाँ पर एक की आपको देखो जी, यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर को आपको पहचानना है कि यहाँ कौन सा मार्जिन है। यहाँ नॉर्मल है, मिरर है, नैरो है, मॉडरेट है। तो देखो जी, जब हमने MS Word आपको पढ़ाया है, MS Word बच्चों अगर आपको पता हो तो वहाँ हमने मार्जिन की पिक्चर्स आपको बताई हैं कि किस किस मार्जिन की किस प्रकार की पिक्चर होती है। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये होती है हमारी नैरो मार्जिन की, क्योंकि यहाँ पर देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इक्वल दिखाई दे रहा है और यहाँ टॉप बॉटम हमारा टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट ये सारा जो होता है 0.5 होता है ना। मिरर मार्जिन में टॉप बॉटम जो होता है बच्चों हमारा 1 होता है, इनसाइड 1.25 होता है और आउटसाइड बच्चों हमारा 1 होता है ना। चलो यहाँ पर मॉडरेट मार्जिन में आपने देखा होगा टॉप और बॉटम जो होता है उसकी 1 वैल्यू होती है और यहाँ पर लेफ्ट राइट जो होता है वो 2 होता है, ये याद रखिएगा, है ना। और वाइड मार्जिन एक और होता है वाइड मार्जिन में टॉप और बॉटम मेरे बच्चा 1 होता है या लेफ्ट राइट 0.75 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये मार्जिन का सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल मार्जिन में आपको पता है, अगर नॉर्मल मार्जिन में हमारा वर्जन 2016 है या वर्जन 2019 है तो वहाँ आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 मिलता है। और 2003 वाला वर्जन है तो यहाँ टॉप और बॉटम बच्चों आपको 1 देखने को मिलता है, लेफ्ट राइट यहाँ पर 1.25 देखने को। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आपने चाहो तो इसको याद रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, है ना। चलेगा, क्या सुंदर बात लिखी हुई है, देखो जी बहुत ही सुंदर बात है और आपको इसका जवाब देना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, दिखाई दे जाए। चलेगा, तो देखिएगा ये है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ये रहा दिखाया हुआ है। दीप्ति वांट टू लिखा अप्लाई इंडेंट, बट द इंडेंट अप्लाई करना चाहती है बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड द वेरिएबल और वर्टिकल रूलर, लेकिन वो क्या कर रही है, वर्टिकल रूलर को फाइंड नहीं कर पा रही है। MS Word 19 इन सच अ स्किल, है ना। सी हैज़ टू गो टू द फाइल टैब, चूज ऑप्शंस, उसके बाद एडवांस एंड अंडर लिखा हुआ सेलेक्ट द शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू चेक बॉक्स। मतलब अंडर किस पर क्लिक करना होगा, जहां से आपका वर्टिकल रूलर आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले पर, व्यू, लेआउट, रेफरेंस पर किस पर क्लिक करना होगा, बताओ जी बताओ। सिलेक्टेड द शो वर्टिकल अंडर,
तो देखो जी, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है अंडर डिस्प्ले, डिस्प्ले एक ऑप्शन होता है, डिस्प्ले ऑप्शन के अंतर्गत आपको वर्टिकल रूलर दिखाई दे रहा होता है इन प्रिंट लेआउट के व्यू के अंदर, प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर, जिस पर अगर आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको वो रूलर अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिस्प्ले होगा। बच्चों ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, अगर आपने MS वर्ड आपके पास हो 16 वाला, 1916 एक ही है, आप आसानी से इसको पता कर लेंगे, है ना। आंसर बता भैया, Ctrl+H, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या कहता है हमारा। सुंदर बात दोस्तों, बहुत ही सुंदर। Ctrl+H क्या कहता है? What does Ctrl+H in MS Word 2019 परफॉर्म? तो दोस्तों आपको पता होता है Ctrl+H जो होता है वो रिप्लेस का काम करता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला काम Ctrl+H करता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न पर मूव करते हैं। आ जाएगा जी, लिखा हुआ ऐड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड मार्जिन, मतलब कि साइड मार्जिन के अंदर आप एक्स्ट्रा स्पेस टू मार्जिन और इनसाइड, देखो जी लिखा हुआ है टॉप मार्जिन, है ना, या फिर इनसाइड मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप टॉप मार्जिन और इनसाइड मार्जिन के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस लाना चाहते हैं। तो बच्चों एक मात्र मार्जिन है हमारा टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, पेपर साइज, या फिर यहाँ देखो एक्स्ट्रा मार्जिन इनसाइड आउटसाइड जो होता है वो गटर मार्जिन के अंतर्गत होता है। टॉप और इनसाइड दो ही मार्जिन अवेलेबल होते हैं, वो गटर मार्जिन होता है, और यहाँ गटर मार्जिन करेक्ट आंसर चला है बच्चों। चलेगा, आ जाइएगा बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं, सुनो जी, यहाँ पर 4 आपको दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको बोला गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत तरीके से अरेंज किए गए हैं, और ये किससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रैक चेंज, मतलब जो हमारा ट्रैक चेंज है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये स्टेटमेंट थोड़ा इधर उधर व्यवस्थित नहीं है, आपको इन्हें व्यवस्थित करना है, जल्दी बताइएगा, आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। रिव्यू टैब पर देखो जी, तो सुनो जी, एक्चुअली क्या है कि देखो आपको ट्रैक चेंज वाला काम करना है, तो देखो जी सबसे पहली वाली ट्रैक चेंज मिलता कहाँ पर, रिव्यू टैब पर। तो उस डॉक्यूमेंट को खोलें जिसे आप संशोधित रिवाइज करना चाहते हैं। देखो जी जब तक आप डॉक्यूमेंट को खोलेंगे ही नहीं तो क्या आप रिव्यू टैब पर क्लिक कर पाएंगे, नहीं। तो सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को खोलना है, इसके बाद कहाँ जाना है, आपको रिव्यू टैब पर क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि रिव्यू टैब पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको तब तक आपको ट्रैक चेंज नहीं मिलेगा। आ जाएगा जी, बढ़ते हैं। उसके बाद टेक्स्ट या ग्राफिक्स डालने, हटाने, स्थानांतरित करने या फॉर्मेट करने के लिए वांछित परिवर्तन करें। आप कमेंट भी जोड़ सकते हैं, नहीं जी इसका मतलब ये नहीं है। आ जाओ, वैकल्पिक रूप से स्टेटस बार में ट्रैक चेंज को लाएं। क्या बात है जी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। थर्ड स्थान पर ये आएगा, क्योंकि जब आप रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद बच्चों आपको ट्रैक पर तो जाना पड़ेगा ना, यानी स्टेटस बार पर लाइन क्लिक करें और ट्रैक चेंज पर क्लिक करें। ट्रैक चेंज को लागू या बंद करने के लिए स्टेटस बार पर ट्रैक चेंज इंडिकेटर पर क्लिक करें। क्या बात है, जब तक आप ट्रैक चेंज पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ट्रैक को कैसे चेंज कर पाएंगे। और लास्ट बचा हमारा सी, तो यहाँ आंसर ए करेक्ट होगा, पहले BADC, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक ट्रैक चेंज है, ट्रैक चेंज मिलता कहाँ पर है, उसी से ये काम चल जाएगा आपका। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न। चलो, MS वर्ड 19 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है, बताइए जी जल्दी। जो हेडर होता है ना उसे कौन संदर्भित करता है, मतलब हेडर का मीनिंग क्या होता है, क्या करता है हेडर यहाँ, जल्दी बताइएगा दोस्त। सुंदर बात है यहाँ पर, और आप बताएंगे मेरे हिसाब से, और आप जवाब भी देंगे। सॉरी, जल्दी बताइएगा दोस्तों। हेडर से रिलेटेड बात है और सुंदर बात है, अति सुंदर बात है। चलो, MS वर्ड 19 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है, तो सुनो जी। हेडर का मतलब देखो जी, आपको पता होता है पेज के ऊपर जो होता है हेडर, और पेज के नीचे जो होता है उसे फुटर बोलते हैं। देखो, एक इमेज या टेक्स्ट को जो दस्तावेज के मुख्य टेक्स्ट के पीछे दिखाई देना, देखो जी ये तो वाटर मार्क होता है, गलत बात है, पीछे तो वाटर मार्क होता है। यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है जो आपके प्रिंटेड दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देता है, नहीं, नीचे जो दिखाई देता है उसे फुटर कहते हैं, और वो हेडर पूछ रहा है। यह एक बड़ा कैपिटलाइज अक्षर होता है जिसका इस्तेमाल पैराग्राफ या सिलेक्शन को शुरुआत करने के इस सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, इसे ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ये याद रखना। देखो जी, मैं बताता जा रहा हूँ, इसे ड्रॉप कैप कहते हैं, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है जो आपके प्रिंटेड दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष में, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही को हेडर कहते हैं, इसी को हेडर कहते हैं। और हेडर जो मिलता है वो इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट टैब होता है ना बच्चों, उसी के अंदर ये देखने को मिल जाता है। आ जाएगा जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, सुनिएगा।
लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में होम टैब का विकल्प नहीं है। देखो जी, होम टैब में फॉन्ट मिलता है, पैराग्राफ, स्टाइल है, टेबल नहीं मिलता है, टेबल आपको इंसर्ट के अंदर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और यहाँ जवाब दीजिएगा 49, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो जी, उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने MS वर्ड दस्तावेज खोल सकता है, मतलब कि कितने फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं, बताइएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है और मजा आएगा आप आंसर देंगे तो। चलेगा, उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने, है ना, कितने MS वर्ड दस्तावेज खोल सकता है, बताइएगा जी। तो सुनो, उतने ही जितने अधिक टास्क बार समायोजित कर सकता है, या उतने ही जितने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकता है, ये बिल्कुल सही बात होगी। देखो जी, आप उतने दस्तावेज को ओपन कर सकते हैं जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकता है ना, जितना क्योंकि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो संभालना पड़ता है ना। चलो जी, आ जाएगा जी 50 क्वेश्चन। MS वर्ड 10 का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन बच्चों, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, 10, 11 कुछ भी हो, उसका पोर्ट्रेट होता है। कोई सा भी वर्जन हो, पोर्ट्रेट होता है बच्चों। चलेगा, Which of the following is not a text function of MS Excel 2019, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो है वो टेक्स्ट फंक्शन नहीं होता है। हाँ, एक्सेल के क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया। देखो जी, पहले तो एक प्रश्न आया है कि ऐसा कौन सा फंक्शन का क्या यूज होता है, दूसरा आया है उसका कैटेगरी, ये इसके अंतर्गत जैसे कि कुछ टेक्स्ट फंक्शन होता है, कुछ लॉजिकल फंक्शन, कुछ फाइनेंशियल फंक्शन, मैथ एंड टेक्नोमेट्री फंक्शन, उसमें से पूछा कौन सा टेक्स्ट नहीं है। तो देखो, राइट, लेफ्ट और मिड, ये सब टेक्स्ट फंक्शन है, या एंड जो है वो लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, और ये याद कर लेना, फायदे में होगे। चलो जी, वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा इनको याद के किसके कौन किसके अंतर्गत आता है, आ जाएगा। FTP का फुल फॉर्म, सॉरी FTP का यूज क्या होता है। सुनो जी, आप जानते हैं FTP का यूज क्या होता है, बताओ जी भैया। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। FTP का उपयोग केवल फाइलों को अपलोड करने के लिए करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। FTP को केवल फाइलों को डाउनलोड करने के लिए करते हैं, ये भी गलत बात है। FTP का उपयोग फाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने दोनों के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है बच्चे। चलेगा, तो ये था आज का हमारा सेशन, और आपको पता है ये हमारा आज का सेशन था, और आपने आसानी से हमने आपको अवेलेबल कराया, और ये चीज़ें आपने सॉल्व की, बहुत ही सुंदर बात है बच्चों। ये था चीज़ें, और हमारा 8:30 बजे से अभी क्लासेस चल रहे हैं, तो आप 8:30 बजे से क्लासेस ज्वाइन करेगा, और ये धमाकेदार सेशन जो है वो आपके मार्च वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो, वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, उनको भी आपका भैया अवेलेबल कराने वाला है, उनका एक्सप्लेनेशन भी आपका भाई आपको देने वाला है। बहुत ही सुंदर वो वीडियोस हैं। आई थिंक मैं अभी आपको मेल मर्ज का वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, इससे पहले आई थिंक मैं आपको इससे पहले मेल मर्ज का वीडियो आपको अवेलेबल करा चुका हूँ, इसके बाद आई थिंक मैं आपको एक्सेल का वीडियो, ऐसे कुछ वीडियोस हो, एक दिन में शायद 2 से 3 वीडियो भी मैं अवेलेबल कराऊँ। तो बच्चों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक FLT हमारे ज्वाइन नहीं करे हैं, विश्वास मानिए, हम नहीं बोलते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारा रिजल्ट बोलता है। उन FLT से बहुत सारी हेल्प मिलती है आपको। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, FLT ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चा मे की तैयारी करना चाहता है, मे वाले एग्जाम की तैयारी, तो उसके लिए भी हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, जिसकी लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, पढ़ते रहेगा और मुस्कुराते रहेगा और पढ़ते रहेगा, ताकि आपके माता पिता की जो फिक्र है वो फक्र में कन्वर्ट हो जाए। मिलता आपका भाई कल इसी समय पर धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए